हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नव्य एकेडमी में। तो दोस्त आज हम बात करने वाला है एक करंट अफेयर का एक नया टॉपिक है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपके साथ एक नया टॉपिक यानी कि एक टॉपिक जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान सिविल संहिता 8 फरवरी का जो मैंने आपके साथ करंट अफेयर डिस्कस किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि इस पर एक कंप्लीट वीडियो लेके आऊँगा। तो आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है और यूनिफॉर्म सिविल कोड किस अनुच्छेद के तहत लागू किया जाता है या क्या क्या उसके प्रावधान होते हैं और उत्तराखंड में जो लागू किया गया है इसको किस समिति के द्वारा लागू किया गया है और इसके लाभ क्या होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पहला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे बनता है कि ये चर्चा में क्यों रहा है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है अधिनियम 2024 के नाम से इसको जाना जा रहा है और ये अभी हाल ही में चर्चा में रहा है क्योंकि उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो विधानसभा सत्र हुआ था उसमें 6 फरवरी 2024 को एक कोड यानी कि एक विधेयक पास किया गया जिसको यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से जाना जाता है और जिसे 7 फरवरी 2024 को उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा इसे पारित कर दिया गया है। तो तब से यूनिफॉर्म सिविल कोड चर्चा का विषय बना हुआ है। अब दूसरा हम यहाँ पे देखते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है और इसकी संवैधानिक प्रावधान क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जैसे कि हमने यहाँ पे बताया कि चर्चा में जो ये रहा है तो इस विधेयक के आने के यानी कि मुख्य रूप से इस विधेयक का जो उद्देश्य है वो विवाह हो गया, तलाक हो गया या उत्तराधिकारी संबंधी जो मामले होते हैं उसमें व्यक्तिगत कानूनों को आधुनिकीकरण करना है या व्यक्तिगत कानूनों का आधुनिकीकरण करना है या परंपरागत जो कुरीतियाँ हैं या रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं उनको आधुनिक रूप में लाना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि समान नागरिक संहिता क्या होती है। तो समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो होता है वो धार्मिक या सामुदायिक संबद्धता से अलग होकर यानी कि धार्मिक जैसे कि धर्म के नाम पर कुछ भी कई चीज़ें होती है जैसे कि कई जगह अलग अलग प्रथाएं होती हैं जैसे अ, 3 तलाक हो गया, हलाला हो गया। ठीक है, या कि जैसे उत्तराधिकारी के रूप में कई प्रथाएं ऐसी हैं। तो धार्मिक या सामुदायिक संबद्धता जो है धार्मिक हो गई या समुदाय की से जुड़ी हुई कोई भी पारंपरिक जो पारंपरिक रूढ़िबद्धताएं जो होती हैं उनसे अलग होकर नागरिकों को व्यक्तिगत मामले में मानकीकृत कानूनों का समर्थन करना है। ठीक है, तो उनके लिए क्या हो सकता है कि एक मानकीकृत जो होता है कानून तैयार करना है कि एक मानक या मापदंड उसका नियत किया जाए और उस हिसाब से जैसे कि तलाक की घटनाएं जो होती है वो कई जगह होती है, ये सभी धर्मों में अभी प्रेजेंट टाइम पर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये तलाक के बारे में उनके अभी जो प्रेजेंट टाइम पे जो लाया गया है तो इसमें क्या क्या कहा गया कि जो तलाक का जो विषय होगा वो क्या होगा दोनों तरफ से होनी चाहिए या दोनों तरफ से अगर उसकी पहल की जाए तो ही वो मान्य हो सकता है। या जैसे लिव इन रिलेशन से संबंधित था तो अभी तक लिव इन रिलेशनशिप में जो था वो बिना किसी की अनुमति के लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते थे, लेकिन इसके लिए अब कानूनी रजिस्ट्रेशन जो है वो मान्य कर दिया गया है। ठीक है, या उस लिव इन रिलेशन के समय अगर उस समय जो बच्चा हुआ है वो भी जायज़ यानी कि या जायज़ की तरह ही माना जाए, जायज़ नागरिक की तरह या जायज़ पुत्र या पुत्री जो भी है जो जायज़ बच्चे की तरह उसको दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत सारे कानून इसमें हैं, बहुत सारे यहाँ पे प्रावधान हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या देखा कि समान सिविल संहिता क्या होती है। तो समान सिविल संहिता जो होती है धार्मिक या सामुदायिक संबद्धता जो होती है उससे परे होकर सभी नागरिकों के व्यक्तिगत जो मानक होते हैं उसको मानकीकृत कर कानूनों को समर्थन करना है। ठीक है, या मानकीकृत कानूनों का समर्थन करना है। दूसरा में यहाँ पे इसके संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो भारत की नीति भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट आते हैं, जहाँ पर जो कि संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक रखे गए हैं। तो इसमें अलग अलग प्रावधान है जो राज्य के कर्तव्य के बारे में बताता है। तो इसी में एक है अनुच्छेद 44 जो बताता है, आर्टिकल 44 बताता है कि राज्य जो होगा यानी कि 44 बताता है कि राज्यों को समान नागरिक सिविल संहिता लागू करने के लिए प्रोत्साहित करता है। आर्टिकल 44 क्या करता है, राज्यों को समान नागरिक संहिता जो है वो लागू करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है, तो
आपके पास क्वेश्चन डायरेक्टली भी बन सकता है कि समान सिविल संहिता जो है वो कौन सा आर्टिकल में 44, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तराखंड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। या समान नागरिक सिविल संहिता जो है वो संविधान के किस भाग में है, तो भाग 4 में समान नागरिक संहिता शामिल की गई है, जो कि नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। ठीक है। दूसरे यहाँ पे क्या हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो होता है कि राष्ट्रीय एकता और जो लैंगिक समानता है, भारत में सभी को एक जैसा, यानी कि एकता और अखंडता का जो नियम है या जो बात करता है, उसको इस तरीके से भी, यानी कि भावनाओं के साथ नहीं रहना है। लैंगिक समानता होगी तो सबके लिए होगी, ठीक है, चाहे वो पुरुष है चाहे वो महिला हो, ठीक है, जो कानून होंगे सबके लिए बराबर होंगे। तो लैंगिक समानता के लिए यूसीसी के महत्व को उन्होंने जोर दिया जाता है। ठीक है, संवैधानिक प्रावधान आपके पास हो गया। नेक्स्ट आपके पास आता है कि उत्तराखंड समान सिविल विशेषज्ञ समिति। तो यूसीसी जो थी, जो अभी समिति, जो एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी, तो उसके अध्यक्ष के बारे में मैंने आपको पहले भी वीडियोज़ में बताया हुआ है और फिर से बता रहा हूँ। इसके अध्यक्ष जो है वो है न्यायमूर्ति रंजना प्रसाद देसाई, सेवानिवृत्त न्यायाधीश है। ठीक है, तो इसमें जो कुल आपके पास क्वेश्चन ये भी पूछ सकते कुल कितने सदस्य थे, तो एक अध्यक्ष समेत जो थे 4 सदस्य और इसमें थे। ठीक है, तो कुल 5 लोगों की एक कमेटी थी, जहां पर अध्यक्ष जो थे, यानी कि एक अध्यक्ष और 4 सदस्य थे। एक अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे इसमें न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई, जो कि रिटायर्ड जज हैं और जम्मू कश्मीर आयोग की या परिसीमन आयोग की अध्यक्ष भी ये रह चुकी हैं। साथ ही 1996 में मुंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर भी रहे हैं, जो इसके अध्यक्ष थे रंजना प्रकाश देसाई। अगर हम इसके सदस्यों की बात करें तो नंबर 1 पर आते हैं प्रमोद कोहली। ठीक है, नंबर 1 पे आते हैं प्रमोद कोहली, जो है इसके पहले अध्यक्ष थे या अध्यक्ष 4 सदस्यों में से एक थे। ठीक है, तो प्रमोद कोहली की बात करें तो मुख्य जो आपका सिक्किम मुख्य न्यायालय है उसके ये मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। ठीक है, साथ ही सिक्किम हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, सिक्किम के तो मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। ठीक है, सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। साथ ही जम्मू कश्मीर हो गया, झारखंड हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा उच्च न्यायालयों में ये न्यायाधीश के पद पर रह चुके हैं। ठीक है, पहले सदस्य हमने यहाँ पे देखा प्रमोद कोहली। ठीक है, दूसरे जो है वो है मनु गौड़, दूसरे हैं मनु गौड़। मनु गौड़ जो है वो 2012 में जो जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न जो समस्याएं हो रही थी उसको लेकर लोगों को सक्रिय या जन जागरण सक्रियता में अहम भूमिका इनकी रही थी। योजना आयोग की ज्यूरी मेंबर के रूप में भी ये कार्य कर चुकी हैं। ठीक है, मनु गौड़। साथ ही ऑल इंडिया बेस्ट ऑडिटर 1985 के रूप में भी इनको रखा गया है। ठीक है, तीसरे यहाँ पे हैं वो हैं शत्रुघ्न सिंह, यानी कि आईएएस हैं, ये आईएएस अधिकारी 1983 बैच के शत्रुघ्न सिंह। और अगर आपने पहले से अगर आप उत्तराखंड की तैयारी करते हुए आ रहे हैं तो ये उत्तराखंड 2015 में, यानी कि 2015 में आई थिंक 17 नवंबर या नवंबर 2015 में है, तो नवंबर 2015 में इनको उत्तराखंड का चीफ सेक्रेटरी यानी कि मुख्य सचिव के रूप में भी ये रहे थे। साथ ही उसके कुछ समय बाद ये 2016 में इन्हें उत्तराखंड का मुख्य सूचना आयुक्त भी बनाया गया था, या मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में भी ये कार्य कर चुके हैं। साथ ही वेतन विसंगति आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं 2021 में शत्रुघ्न सिंह। ठीक है, तो शत्रुघ्न सिंह के बारे में आपने क्या देखा और कि ये जो थे उत्तराखंड के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं और उत्तराखंड के मुख्य सूचना आयुक्त भी रह चुके हैं। साथ ही शिक्षाविद, यानी कि जो अभी दून विश्वविद्यालय के कुलपति हैं सुरेखा डंगवाल। ठीक है, तो ये भी इस कमेटी के सदस्य हैं। तो 4 सदस्यों में मैंने आपको बताया, 4 सदस्यों में प्रमोद कोहली, मनु गौड़, शत्रुघ्न सिंह और सुरेखा डंगवाल। साथ ही उनमें अध्यक्ष, यानी कि एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों से बनी हुई समिति के द्वारा जो ये ड्राफ्ट जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट जो है वो तैयार किया गया है। ठीक है, उद्देश्य मैंने आपको पहले ही बताया है कि विवाह हो गया, तलाक हो गया या उत्तराधिकारी के मामलों से संबंधित व्यक्तिगत कानून का इसको आधुनिकीकरण या हम कह सकते हैं इसको मानकीकृत कर बनाने का उद्देश्य इसका मूल रूप रहा है। साथ ही राष्ट्रीय एकता या लैंगिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना इसका मुख्य कारण रहा है। ठीक है, इसके लाभ क्या क्या हो सकते हैं? ठीक है, लाभ हो सकते हैं जैसे कि ये क्या हो सकता है कि राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है या लैंगिक न्याय जो होता है वो सुनिश्चित करता है, यानी कि न्याय जो है वो लैंगिक न्याय के रूप में न करें, यानी कि समान रूप से सभी को न्याय मिले।
संवैधानिक मूल्यों को कायम रखता है, या हम कह सकते हैं कि जो परंपरागत प्रथाएं चली हुई आ रही हैं उनका आधुनिकीकरण वैधानिक प्रणाली को आसान बनाने के साथ ही समानता को बढ़ावा देना हो सकता है। ठीक है, या महिलाओं को पितृसत्तात्मक जो मानदंड जैसे रखे गए हैं और भेदभावपूर्ण प्रथाओं को चुनौती देने के लिए सशक्त बनाना है। इसमें जैसे पितृसत्तात्मक मानदंडों में क्या है, अभी तक क्या होता था कि जब पुत्र होता था वो उत्तराधिकारी के रूप में होता था, इस संपत्ति पर क्या था, पुत्र का ही अधिकार होता था। लेकिन अब पुत्री का भी पूर्ण रूप से अधिकार माना जाएगा। ठीक है, पुत्री का भी पूर्ण रूप से अधिकार माना जाएगा पिता की संपत्ति पर। यानी कि अगर कभी कभार हो जाता था, जैसे अगर किसी के जैसे लड़का नहीं है तो भूमि के लिए अलग मतलब उनकी जो संपत्ति कहाँ होगी क्या होगी, तो माता पिता हर किसी का ये क्या होता है, एक चिंता का विषय रहता था। लेकिन अब इसमें क्या होता है कि पुत्री का पूर्ण रूप से उसमें अधिकार है, चाहे जितने भी भाई बहन हैं उनमें सब में। ठीक है, या इसको कह सकते हैं कि बदलती सामाजिक जैसे वास्तविकताएं हैं या लोगों की आकांक्षाएं जो हैं, तो ये उसको समायोजित उसमें कर सकता है। ठीक है, अब इसके भाई अगर हमने अगर ये लाभ है तो कुछ ना कुछ इसकी चुनौतियां भी रही होंगी, या इसको जब लागू किया तो हानियां भी हो सकती हैं, या कह सकते हैं कि कुछ चुनौतियां सरकार को या कह सकते हैं कि कानून को झेलनी पड़ सकती है। ठीक है, जैसे कि व्यक्तिगत कानून से अलग है ये। ठीक है, तो विविध व्यक्तिगत कानून, जैसे लोग अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून बनाए हुए हैं, अपने धर्म ग्रंथों के हिसाब से वो चलते हैं, या परंपरागत प्रथाएं हैं उनको चुनौती इसमें दी गई है। ठीक है, क्योंकि उनसे अगेंस्ट ही काम हुआ है। या हम कह सकते हैं कि धार्मिक या अल्पसंख्यक समूहों का विरोध इसमें हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि धार्मिक जो लोग रहे हैं वो अपनी कुरीतियां जो हैं वो एक क्या है कि परंपरा और धर्म के नाम पर कुछ भी कुरीतियां चलती हैं। ठीक है, वो आज से नहीं, वो वैदिक काल उत्तर वैदिक काल से वो चलती हुई आ रही है। ठीक है, या कह सकते हैं कि समाज में जो पारंपरिक जो तनाव एवं संघर्ष का माहौल भी यहाँ पर उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, या व्यक्तिगत कानूनों का संहिताबद्ध होना जो क्या है कि अस्पष्ट और विरोधाभासी स्रोतों पर आधारित है। जैसे व्यक्तिगत कानून है, कई बोलते हैं कि जैसे कि पहले समय क्या होता था कि जब पहले समय में राजा राम मोहन राय ने तो बाद में सती प्रथा का अंत करवाया था लॉर्ड बेंटी के माध्यम से, या उनकी सहायता से 1829 में। तो पहले की भी कुप्रथा थी। ठीक है, जैसे भी प्रेजेंट टाइम में कन्या भ्रूण हत्या जो है, ठीक है, या अन्य किसी समूह में भी बहुत सारी है, जैसे कि अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके से कुरीतियां हैं। तो इन सब पर क्या होता है, लगाम लगाता है, या इन सब पर क्या होता है, रोक लगाता है। तो यही है यूनिफॉर्म सिविल कोड के लाभ। ठीक है, अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हो सकते हैं, जैसे कि उत्तराखंड जो है ऐसा करने वाला स्वतंत्रता के बाद पहला राज्य है। यानी कि यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद पहला राज्य है। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड जारी करने वाला पहला राज्य है उत्तराखंड। इससे पहले गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ है, लेकिन गोवा में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लागू किया गया है वो 1867 का है, जो कि पुर्तगालियों के समय का है। तो हम कह सकते हैं कि गोवा में इससे पहले, यानी कि गोवा में जो है, अगर सर्वप्रथम नॉर्मल आता है कि सर्वप्रथम उत्तराखंड में या भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला राज्य कौन सा है, तो गोवा है भी उसको बोल सकते हैं। स्वतंत्रता के बाद अगर पूछता है तो तब उत्तराखंड है। ठीक है, तो गोवा में 1867 का यानी कि पुर्तगाली नागरिक संहिता वहाँ पर लागू होती है। ठीक है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद जो है उत्तराखंड ऐसा करने वाला पहला देश है। तो भारत, यानी कि भारत के अलावा जो है, जैसे कि सऊदी अरब हो गया, तुर्की हो गया, सऊदी अरब, तुर्की हो गया, और नेपाल हो गया, नेपाल, फ्रांस हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, जर्मनी, जापान, कनाडा, इंडोनेशिया। तो इन सभी जगहों पर जो है यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले से लागू की गई है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपके पास समान सिविल संहिता के बारे में। तो अब आप देख रहे हैं कि समान नागरिक संहिता जो है वो कितना महत्वपूर्ण कदम जो है सरकार के द्वारा उठाया गया है, जिसका लाभ हर किसी वर्ग, यानी कि चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, ठीक है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, सबके लिए एक समान रूप से
मिलने वाला है। ठीक है, तो सरकार के इस निर्णय पर हमें गर्व होना चाहिए और सरकार का पूर्ण समर्थन करना चाहिए। मिलता हूँ दोस्तों नए जल्द ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।